बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में ये बच्चों अगला लेक्चर हम शुरू करने लगे हैं। और ये मैंने जानबूझ के आपकी पिछले लेक्चर का जहाँ एंड हुआ था किताब का वो पेज आपके सामने खुला रखा हुआ है। लास्ट याद होगा पिछले लेक्चर का ये फ़िक्रा था कि उस कॉइल को, उस इंडक्टर को चोक कहते हैं, जो क्या करती है, ये ऊपर वाला फ़िक्रे में लिखा है कि जिसने कंट्रोल करना है एसी को। कंट्रोल करने का मतलब करंट को हम चाहें कम ज़्यादा करना, तो करंट को कंट्रोल करना। जैसे कि पीछे हमने बात कर दी थी कि वो जो जैसे रेजिस्टर हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 13 में, याद करें, करंट कंट्रोल करता है वो। रियोस्टैट याद करें, रियोस्टैट और पोटेंशियोमीटर तो वो करंट को और वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, कंटिन्यूसली वेरिएंग वोल्टेज देके करंट कमी बेशी करते हैं, याद है आपको। तो ऐसे ही ये भी करंट को कंट्रोल करती है कि वो जो इसको अल्टरनेटिंग करंट हमने दिया है उसको अपोज करते हुए उसको लिमिट करती है, उसको महदूद करती है। तो ऐसी कॉइल को जो एनर्जी कंज्यूम किए बगैर, ऐसी सोलिनॉइड, ऐसा इंडक्टर जो एनर्जी खर्च करवाए बगैर ऐसा करे, दूर दूर से ही अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए, एनर्जी कंज्यूम हुए बगैर या बहुत कम एनर्जी कंजम्पशन के साथ जो अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करे, उसको चोक कहते हैं। ये लास्ट लेक्चर का लास्ट पॉइंट था और वो लेक्चर तो फिनिश हुआ है एसी थ्रू इंडक्टर, लेकिन एक टॉपिक है छोटा सा आपकी बुक में जिसका नाम वैसे आपके स्मार्ट सिलेबस में लिया तो नहीं गया, लेकिन ये जो जिक्र अभी आया है चोक का, तो वो हमें बेहतर है कि यहाँ डिस्कस करना चाहिए। वो काफ़ी आगे जाके एक छोटा सा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास आपकी नोट्स वाली बुक का। आपकी टेक्स्ट बुक पे भी यही टॉपिक 3-4 लाइनों पर ही मुश्तमिल है, सिर्फ यही। इसीलिए मैं यहाँ इसको, वो जो लास्ट लेक्चर ख़त्म किया उसके फ़ौरन बाद ये पढ़ाना मैंने बेहतर समझा है। तो मैं जस्ट इसकी रीडिंग करने लगा हूँ और ये बिल्कुल वही बात जो हमने लास्ट एंड पे की थी पिछले लेक्चर में, एसी थ्रू इंडक्टर में, वही बात आपके सामने आने लगी है। कहता है चोक क्या होती है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन चोक। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी वैसे बन सकता है। तो चोक इज़ ए क्वाइल विच कंसिस्ट ऑफ ए थिक कॉपर वायर वाउंड क्लोजली, करीब करीब करके उसके लपेटे दिए गए हैं, इन ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ओवर ए सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड का मतलब होता है कि जिसके ऊपर तय चढ़ी हुई है किसी इंसुलेटर की, यानी आयरन के साथ नंगी तार टच नहीं कर रही बल्कि कोई तय दरमियान में मौजूद है, शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा। तो आयरन कोर है। आयरन कोर आप याद करें, पढ़ा हुआ है आपने ये 15वें चैप्टर के शुरू में भी और कहीं 14वें में भी, जब आपने एसी जनरेटर पढ़ा था तो वहाँ भी बताया था कि कॉइल के अंदर आयरन कोर रखी जाती है जो फील्ड को स्ट्रेंथन भी करती है और मैग्नेटिक फील्ड को अपनी मर्जी के जिधर को चाहें उधर को मोड़ती भी है। ये काम होता है आयरन कोर का। तो दरमियान में कॉइल के कोर भी रख दी। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, ये चैप्टर 17 में कुछ बातें हैं बाद में देखने वाली हैं, लेकिन हम बात जो ये यहाँ पर कर रहे हैं कि थिक कॉपर वायर जिसके करीब करीब के कई लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं और आयरन भी अंदर रखी हुई है, लैमिनेटेड कोर है। इन खसूसियात से हुआ क्या, दिस मेक्स द इंडक्टेंस एल ऑफ द कॉइल क्वाइट लार्ज। तो इस तरह इंडक्टेंस तो बहुत बढ़ गई, वेयर एज इट्स रेजिस्टेंस आर इज़ वेरी स्मॉल। ये बिल्कुल वही बात है जो आपने पिछले ही लेक्चर के शुरू में ही इंट्रोडक्शन में ही की थी, वही बात रिपीट हुई है, आपको पता है। दस इट कंज्यूम्स वेरी स्मॉल पावर, चुनाचे ये बहुत कम पावर खर्च करती है, ये जो इस तरह की इंडक्टर कॉइल होती है। इट इज़ यूज्ड इन एसी सर्किट्स, ये यूज़ होती है एसी सर्किट्स में, टू लिमिट द करंट विद वेरी स्मॉल वेस्टेज ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू ए रेजिस्टेंस और ए रियोस्टैट। रेजिस्टेंस या रियोस्टैट भी लिमिट करती है, लिमिट द करंट। पता है जो जो रेजिस्टेंस बढ़ेगी करंट कम होगा। बड़ी डिटेल में बार बार रिपीट हुई हैं बातें, पढ़ी हुई हैं, टेस्ट दिए हुए हैं आपने चैप्टर 13 की बातें। तो अब वो भी रेजिस्टेंस या रियोस्टैट भी करंट को लिमिट करती है, लेकिन कैसे बच्चों, वो कैसे लिमिट करती है। रेजिस्टेंस का मतलब है लैटिस एटम से कोलिजन होने से जो रुकावट आती है चार्जेस को चलने में, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। तो कोलिजन होने से एनर्जी डिसिपेट होती है हीट की फॉर्म में। ये आपने पढ़ा हुआ है कि कैसे जो जब कोलिजन होंगे तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगी विद इन द वायर या विद इन ए कंडक्टर, तो आपको पता है। वहाँ पर भी करंट लिमिट होता है रियोस्टैट या रेजिस्टेंस में, लेकिन किसकी कीमत पर, एनर्जी में कमी आती है, टकरें लगती हैं लैटिस एटम के साथ इलेक्ट्रॉनों की, तो हीट पैदा होती है। जबकि यहाँ चोक क्या करती है, अल्टरनेटिंग करंट को लिमिट कर सकती है विदाउट वेस्टेज या विद वेरी स्मॉल वेस्टेज ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस या रियोस्टैट। तो ये इसका फ़ायदा है, इसी को चोक कहते हैं। बस यही टॉपिक मुकम्मल हुआ जी। ये चोक है जो 3.5 लाइनें आपकी किताब पे, यही चोक का टॉपिक है। और अगला तो खैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो बाद में हमने पढ़ना है। फिलहाल हम वापस आते हैं जी, हमारा जो असल में इस वक्त जो मौजू है आज के मेन, जो आज के टॉपिक, आज के लेक्चर का, तो ये हमने पढ़ लिया था कल वाले में, बड़ी डिटेल से हमने तसल्ली से ये सारे पॉइंट्स के डिस्कस किए थे एसी थ्रू इंडक्टर के, आपको पता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अभी एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा चोक का, तो इसी तरह का एक छोटा सा टॉपिक पहले है इम्पीडेंस का, उससे तकरीबन उतना ही बड़ा है, थोड़े 1-2 लाइनें ज़रा इजाफी होंगी, तकरीबन वही है, उसी तरह का ही। तो इम्पीडेंस क्या है, इम्पीड का लफ्ज़ जो है, इम्पीड का मतलब होता है रुकावट बनना,
मुज़ाहमत करना, रुकावट बनना। इम्पीडेंस का भी लफ्ज़ी माना यही लेने को, रुकावट। और रेजिस्टेंस क्या करती है? अपोज करती है टू द फ्लो ऑफ करंट। और रिएक्टेंस भी हम सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में और उससे पिछले लेक्चर में, कैपेसिटर की रिएक्टेंस भी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है। और इसी तरह से इंडक्टर की रिएक्टेंस भी पीछे हमने पढ़ी, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो भी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है। और रेजिस्टेंस भी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होती है। और जो एसी सर्किट्स होते हैं, आम कॉमन एसी सर्किट्स, उनमें रेजिस्टेंस भी हो सकती है, कोई कैपेसिटेंस भी लगी हुई हो सकती है, सकता है कोई इंडक्टर भी हो। तो इन तीनों का कोई कम्बिनेशन हो सकता है, या तीनों में से कोई दो हो सकते हैं। तो अब किसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, या किसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टर भी लगा हुआ है, या तीनों ही लगे हुए हैं, तो अब उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है, तो उन सब का जो मजमूई इफेक्ट है, रिएक्टेंस भी और रेजिस्टेंस भी मिला के जो टोटल इफेक्ट है, उसे कहते हैं इम्पीडेंस। आप इसको सादा लफ्ज़ों में कहिए, टोटल ऑपोजिशन, टोटल कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन एसी सर्किट टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इट्स इम्पीडेंस। कंबाइंड ऑपोजिशन, या फिर क्या लिखा, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, जो कि कैपेसिटिव भी हो सकती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हो सकती है, इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस। सारी रेजिस्टेंसेज और सारी सर्किट की रिएक्टेंसेज, चाहे कैपेसिटर वाली हो चाहे इंडक्टर वाली, उनका मजमूई असर कहलाता है इम्पीडेंस। और वो जो बात मैं कर रहा था, एज रेजिस्टेंस आर ऑफर्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट एंड इंडक्टेंस एल और कैपेसिटेंस सी ऑल्सो ऑफर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी। तो सारे ही ऑपोजिशन करते हैं, पीछे हम देख चुके हैं। तो देयर कंबाइंड इफेक्ट इज नोन एज इम्पीडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाई, इसको जेड से या जेड से जाहिर किया जाता है, कैपिटल जी से। और इम्पीडेंस का भी फार्मूला उसी तरह का है, आपके सामने है, जैसे आपने देखा था कैपेसिटिव रिएक्टेंस का या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस का। तो इम्पीडेंस इज द impedance is measured by the ratio of RMS value of applied voltage to the RMS value of resulting AC यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो किसी सर्किट में कितनी अप्लाइड वोल्टेज है, उसकी मेजर्ड वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू, जिसको RMS वैल्यू कहते हैं, जानते हैं, पढ़े हो या RMS का टॉपिक, और इफेक्टिव या मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट जो थी उस सर्किट में, वोल्टेज देने से कितना करंट चला, तो उन दोनों की रेशो कहलाती है इम्पीडेंस। और इसकी भी यूनिट वही है जो रेजिस्टेंस की है, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की है, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की है, वही ओम। ये टॉपिक फिनिश हुआ जी। ये अब इम्पीडेंस का कहीं अगले टॉपिक में हमने अब इसका हवाला, अगले ही टॉपिक में इसका हवाला आने लगा है। तो अगला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है जी, अब इस लेक्चर का जो हमने मेन पढ़ना है टॉपिक, वो है एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट भी, और फिर एसी थ्रू आरएल सीरीज सर्किट भी। ये इस टॉपिक के दो हिस्से होने जा रहे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक पे ये एक ही टॉपिक है, आर सी एंड आर एल सीरीज सर्किट्स। तो ये दोनों पढ़ने लगे हैं। इनमें से आर सी हम ज़रा डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, और जैसे इसके पॉइंट, जैसे इसकी बातें हैं, तो फिर बल्कि जल्दी फिर आर एल भी बिल्कुल उसी तरह की हैं, सिर्फ सी की जगह एल आ जाना है, और अकॉर्डिंगली को फार्मूले भी उसके मुताबिक चेंज होने हैं, तो वो हम भी देखते हैं। तो ये मैंने कहा जल्दी से हो जाएगा। पहले हम कैपेसिटर की बात, आरसी सर्किट की बात करते हैं, रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर जोड़ा। आप यूँ समझिए कि हम एक स्टेप आगे अब बढ़ने लगे हैं। हमने अब तक जो पीछे सीख लिया एसी थ्रू रेजिस्टर अलग से, जिसको मैं अब कहूँगा एसी थ्रू प्योर रेजिस्टर, एसी थ्रू प्योर रेजिस्टर, अकेला रेजिस्टर, और फिर पढ़ा था एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर, सिर्फ कैपेसिटर। और हमने पिछले ही लेक्चर में ये बात बड़ी डिटेल से बयान की है, वो था प्योर इंडक्टर। तो वो थे प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर। और अब हम करने लगे हैं इनका कोई ना कोई कम्बिनेशन, जैसे कि आर और सी मिला दें फिर क्या होगा, यानी हम एक स्टेप आगे बढ़ने लगे हैं। अब कोई दो मिला के क्या होगा, और आर एल मिला दें तो क्या होगा, तो ये हम बात करने लगे। लें जी फिर, तो टॉपिक है एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट। मेन पॉइंट इसके मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ, फिर ऊपर से किताब से भी जल्दी से नज़र मार लेंगे। तो पहले है जी एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट। एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट। सबसे पहला पॉइंट बच्चों इसका ये है कि सर्किट की डिस्क्रिप्शन है, और साथ ही फिर वोल्टेज की भी के एक्सप्रेशंस होंगे वोल्टेजेस के, और उसके बाद फिर हम रिजल्टेंट वोल्टेज की बात करेंगे, फिर इम्पीडेंस की बात करेंगे। तो कुछ इस तरह की बातें हैं जो हमने इसमें करनी है। सबसे पहली बात इसका इंट्रोडक्शन टू द सर्किट, सर्किट का कुछ हवाला बयान करने लगे जी। तो ये रहा जी, बड़ा सिंपल सा सर्किट है। हेयर इज़ एन एसी सोर्स एज यूजुअल, क्योंकि एसी सर्किट पढ़ने लगे हैं, एंड आरसी सीरीज़ है। तो ये रहा जी एक कैपेसिटर
और ये रही एक रेजिस्टेंस, तो बन गया RC सीरीज सर्किट। बड़ा सिंपल सी बात है। ये कैपेसिटर, दोनों लाइनें बराबर लेंथ की हों, अगर एक लेंथ बड़ी हो एक छोटी हो लाइन तो फिर वो बनती है बैटरी, आपको पता है। अच्छा, अब सबसे पहला पॉइंट सर्किट की डिस्क्रिप्शन हो गई, और उसमें पहला तो पॉइंट ये है कि जी सीरीज़ में चूंकि है दोनों, तो इसका मतलब हुआ करंट सेम होगा, सर्किट का नेट करंट या मयोर्ड करंट RMS IRMS वो होगा सेम। पहला तो पॉइंट ये होगा, सीरीज़ में करंट सेम होता है, ये आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, पता है आपको। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस अपना अपना होगा। इसका अगर VC कह दें अक्रॉस द कैपेसिटर, तो इतना इतना अक्रॉस द रेजिस्टर VR कह देते हैं। VR ये है अक्रॉस द रेजिस्टर। ये मैं लाइन सी लगा लेता हूँ जस्ट ज़रा अलग से दिखाने के लिए। इसकी अपनी वोल्टेज है VC अक्रॉस कैपेसिटर, और इसकी अपनी है VR अक्रॉस रेजिस्टर। तो ये हो गया सर्किट की, बस हमने सर्किट डिस्क्रिप्शन कर दी। दूसरी बात पे आते हैं, तो वोल्टेज के एक्सप्रेशंस, पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले, एक्सप्रेशंस फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। पहले तो अक्रॉस द रेजिस्टर, तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। VR बच्चों सीधा सीधा V इक्वल टू IR फार्मूला, ये R नीचे साथ सब्सक्रिप्ट के तौर पर है, यानी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, VR नीचे करके लिखना जैसे मैंने लिखा है, इसको साथ मल्टीप्लाई होता हुआ ना शो, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ओम्स लॉ है, रेजिस्टर AC थ्रू रेजिस्टर पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ये फार्मूला इस्तेमाल भी किया था। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर सिंपली क्या होगी, V इक्वल टू IR, लेकिन वो होगी IRMS साथ लिखना भी ज़रूरी है, आइंदा से याद रखना। यानी नेट वोल्टेज जो सर्किट जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वो होगी सर्किट का नेट करंट, मयोर्ड करंट, इफेक्टिव करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने कह दी। और इसी तरह से वोल्टेज अक्रॉस एंड मैंने लिखा VC क्या होगी, तो VC बच्चों वो होगी IRMS XC। याद करें, ये है ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टर जो कि होती है रेजिस्टेंस, और ये है ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर जो कि होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो उसी तरह का फार्मूला है, बस अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जो चीज़ जहाँ चाहिए वो दे दी। और इसी को हम एक और तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि XC खुद क्या होता है 1/ωc। याद करें पिछले से पिछला लेक्चर। तो फिर VC यानी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इस सर्किट में होगी IRMS इंटू 1/ωc, जिसको आप यूँ भी चाहें तो लिख सकते हैं। VC जो है कैपेसिटर के अक्रॉस वो होगी IRMS ओवर ωc, इक्वेशन नंबर 2। लें जी, दोनों वोल्टेजेस जो सर्किट की उनकी एक्सप्रेशंस हमने लिख दिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। अब इन दोनों वोल्टेजेस का फेज रिलेशनशिप, उसकी मैं बात करने लगा। तीसरा समझिए पॉइंट हमारा बहस का, फेज रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वोल्टेजेस एज वेल एज करंट, मतलब इन वोल्टेजेस का भी और करंट का भी फेज रिलेशनशिप, सर्किट में जो करंट बह रहा है उसका भी और इन वोल्टेजेस का भी, सबका आपस का फेज रिलेशनशिप बहुत डिस्कस करने लगे। हम यहाँ पर अब वो रिजल्ट अप्लाई करने लगे हैं जो आपने पीछे पढ़े हैं, AC थ्रू कैपेसिटर पढ़ते हुए और AC थ्रू रेजिस्टर पढ़ते हुए। हमें पता है, याद करें वो लेक्चर्स, हमने पढ़ा है कि रेजिस्टर में के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो करंट के साथ इन फेज होती है, पिछले से पिछले लेक्चर में मौजूद है। और हमने पढ़ा है कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होती है वो करंट के को लैग करती है, करंट से पीछे रहती है। पिछले से पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा है और याद भी किया होगा। तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करती है बाय 90 डिग्री, जबकि रेजिस्टर में करंट के साथ पैरेलल होती है, इन फेज होती है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इन दोनों बातों को मिला के मैं यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम बनाने लगा हूँ फेज रिलेशनशिप दिखाने के लिए। ये देखिएगा जी, सर्किट में क्योंकि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वो करंट के साथ इन फेज़ है, मैं काम करने लगा हूँ जैसे किताब पे आपके किया हुआ है कि मैं इस फेज़ रिलेशनशिप में, चलिए ज़रा इधर खुली जगह पे यहाँ पर कर लेते हैं। मैं यहाँ पर करंट को ले लेता हूँ, ये मैंने IRMS सर्किट का नेट करंट, IRMS वेक्टर, करंट वेक्टर नहीं है आपको पता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ फेज डिफरेंस को समझने के लिए। ये सारी बातें पीछे हो चुकी हैं। IRMS ले लिया बतौर रेफरेंस, यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो फिर मैं इसी लाइन के ऊपर मैंने शो कर दी है VR वेक्टर, यानी वो वाली वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, जिसका फार्मूला अभी अभी पीछे इक्वेशन 1 में ये हमारे सामने है, ये वाला। तो VR जो है वो इसी के अलॉन्ग है, वजह उसकी जानते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज करंट के इन फेज होती है करंट के साथ। जबकि करंट लिया हुआ है इसी डायग्राम में अलॉन्ग एक्स एक्सिस बतौर रेफरेंस, तो बच्चों
ये देखें तो मैंने क्या किया, मैंने वी सी वेक्टर शो कर दिया है नीचे को, जो कि जिसकी इक्वेशन ये बेशक यहाँ पर उसका जस्ट वी सी लिख दें वेक्टर, उसकी वैल्यू कितनी है वो ये पीछे मौजूद है, ये वाली या इस तरह लिख सकते हैं, या ये वाली भी है, उसी से ये निकली उसी से ये, तो ये वी सी मैंने दिखा दी। और ये मैंने दिखा दिया कि ये टोटल एंगल आपको नज़र भी आ रहा है 90 डिग्री का π/2 रेडियन का है बिटवीन IRMS एंड वी सी वैक्टर, जबकि जीरो का एंगल है बिटवीन VR वैक्टर एंड IRMS। वजह सारी पीछे मौजूद है AC थ्रू रजिस्टर में और AC थ्रू कैपेसिटर में। ये टोटल एंगल π/2 है यानी 90 डिग्री, ये सारे का सारा। अब क्योंकि ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है तो फिर यहाँ पे दो वोल्टेजेस इन्वॉल्व हैं, इस पूरे सर्किट में दो वोल्टेजेस हैं VR और VC, तो सर्किट में फिर दोनों का मजमूई असर क्या होगा? क्योंकि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है तो मजमूई असर का मतलब है वेक्टरों की तरह का रिजल्टेंट। जैसे दो वेक्टर हों किसी एक बॉडी पर, जैसे दो फोर्सेस लग रही हों, आपको याद दिलाता हूँ, एक बॉडी है उस पर एक फोर्स इधर को लग रही है F1, बच्चों दूसरी फोर्स इधर को लग रही है F2, तो भला बताओ तो रिजल्टेंट फोर्स पता है किधर को लगेगी? दोनों के इन बिटवीन। क्यों, कैसे? बाई हेड टू टेल रूल। आप इस F2 को उठा के F1 के आगे रखेंगे, ये इधर को, ये F2, तो आपस में ऐड करेंगे तो फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट ये आएगा रिजल्टेंट, जो कि मैं F कह देता हूँ, जो इन दोनों के इन बिटवीन आएगा। तो ये मैं F2 यहाँ दिखा दूँ, चाहे उसको उधर ही रहने दूँ, रिजल्टेंट दरमियान में आएगा। यानी कुछ एक बॉडी पर इधर को खिंच पड़ी, इधर को फोर्स लगी, कुछ इधर को लगी, तो रिजल्टेंट दरमियान में आया, ना उधर दोनों के दरमियान में। ये आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो रिजल्टेंट फोर्स पर क्या होगी? उसकी मैग्नीट्यूड होगी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, याद करें, या अलॉन्ग एक्स एक्सिस है इसका कंपोनेंट, उसको मैं F1 को Fx कह देता हूँ, याद करें, और अलॉन्ग वाई एक्सिस को Fy, तो इसी को आप यूँ लिख सकते हैं Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है उस फोर्स की, रिजल्टेंट फोर्स की। जबकि उसकी डायरेक्शन थीटा कैसे मिलेगी? याद होगा आपको, tan इनवर्स Fy ओवर Fx। यही कॉन्सेप्ट आप इधर अप्लाई करने लगे हैं। तो सर्किट में करंट तो सेम है, करंट तो एक ही RMS एक ही करंट है, लेकिन वोल्टेजेस दो थी और उनको वेक्टोरियली दिखाया। तो फिर नेट या रिजल्टेंट वोल्टेज सर्किट की क्या होगी वो बच्चों अब मैं दिखाने लगा हूँ। नेट या रिजल्टेंट वोल्टेज सर्किट की, ये एक वोल्टेज, ये दूसरी, तो फिर रिजल्टेंट कहीं इन बिटवीन यहाँ आनी है। ये है जी सर्किट की नेट एक्चुअल मेजर्ड इफेक्टिव वोल्टेज, जिसको कहा करते हैं VRMS। ये इफेक्टिव या नेट या रिजल्टेंट वोल्टेज वेक्टर ये मैंने शो कर दिया, जो इन दोनों के बिटवीन। वजह मैंने अभी यहाँ फोर्सेस को बता के अभी समझाई, आपको पता है, जल्दी से मैंने ये मिटा दिया, लेक्चर रिवाइंड करके जब चाहे मिटा होगा अभी देख लें। ये एक बड़ी नेमत भी है, बड़ी खूबी भी है ऑनलाइन लेक्चरों में, बड़ा आपका आसानी रहती है कि जी बार बार क्लास में तो आपको पता है कि एक दफ़ा एक बात हो गई तो या तो उस टीचर से पूछ लिया आपने तो अच्छा है, लेकिन नहीं पूछ पाए किसी वजह से, तो फिर बाद में पछता है कि वो तो पॉइंट कोई हमारा लूज़ रह गया। अब आप रिवाइंड करके फिर देख लें जब चाहें, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट। अच्छा भारत, अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह फिर मैंने बताया कि एक तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकाली जा सकती है Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, और दूसरा उसका डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस कैसे मिलती है, tan इनवर्स आपको पता है Fy कंपोनेंट ओवर Fx कंपोनेंट। तो यही दोनों काम अब यहाँ भी करने लगे। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने करंट लिया था, तो इसका मतलब है कि जो हमें ये वाला ये वाला एंगल थीटा भी हमें निकालना है कि कितना एंगल है सर्किट के नेट करंट के साथ सर्किट की नेट वोल्टेज कितने एंगल से लैग कर रही है। इस डायग्राम में समझ आ रही है कि कौन लीड और कौन लैग कर रहा है। पीछे आपने 2 3 4 टॉपिक जो पढ़े हैं उनमें अब पता है आपको कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर हैं सारे ही। तो इसमें फिर आपको नज़र आ रहा है कि सबसे आगे कौन है, लीड कर रहा है IRMS, और उसी के साथ इन फेज है VR यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, और VC 90 डिग्री से लैग बिहाइंड कर रही है IRMS को। लेकिन जो सर्किट की मेजर्ड या इफेक्टिव या रिजल्टेंट वोल्टेज VRMS है वो पूरे 90 से नहीं, क्योंकि वो दोनों की रिजल्टेंट है तो इन बिटवीन कहीं आई है। वो करंट सर्किट के नेट करंट को यानी IRMS को लैग कर रही है बाई 90 डिग्री नहीं बल्कि बाई थीटा, विच इज़ शोन इन दिस इक्वेशन। मैंने बड़ी डिटेल से उम्मीद है बात समझा दी अपनी, तो ये आपके सामने है सारा कुछ। अब रिजल्टेंट वोल्टेज यानी VRMS निकालनी है, तो अब मैं आपको बगैर दोबारा से बार बार वही बातें रिपीट किए मैं जल्दी से अपने टॉपिक पे आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों हमें नेट या रिजल्टेंट वोल्टेज VRMS यानी उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो होगी एक्स कंपोनेंट, वोल्टेज का एक्स कंपोनेंट यानी VR उसका स्क्वायर, प्लस वोल्टेज का वाई कंपोनेंट यानी VC उसका स्क्वायर अंडर रूट। वजह सारी आपको पता है अब। और ऐसे ही कहीं नीचे जाके मैं लिखता हूँ थीटा भी चाहिए होगा, तो वो होगा tan इनवर्स वाई कंपोनेंट, सर इसमें वाई कंपोनेंट है VC ओवर एक्स कंपोनेंट वो है VR। इसको अभी बाद में देखते हैं, लेकिन पहले मैग्नीट्यूड की बात चलिए कर लेते हैं, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। वैल्यूज़ पुट कीजिए,
वी आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है और वी सी की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 2 में है। ये भी कह सकते हैं ये वाली भी उसी की है और उसी से ये निकली है। तो हमारे पास वी आर है जी आई आर एम एस आर, जबकि वी सी है उसका स्क्वायर भी है सारे का स्क्वायर, जबकि वी सी जो है वो है आई आर एम एस इंटू एक्स सी, वही वाली इक्वेशन जो मैं कह रहा हूँ कि ये वाली भी ये वाली वही लिख ली यहाँ पे। और आगे चल के हम एक्स सी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और मज़ीद इसको थोड़ा सा और खोल भी देते हैं। तो ये बना जी आई आर एम एस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई आर एम एस स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर, और आई आर एम एस वैसे कॉमन भी आ गया यहाँ से, आई आर एम एस का स्क्वायर कॉमन आ गया, लेकिन ये अंडर रूट के नीचे है स्क्वायर, तो बाहर इसको अगले स्टेप में बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बना आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, तो अगले स्टेप में ये बाहर आ गया, आई आर एम एस बन के स्क्वायर ख़त्म हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आया है, अंदर आया आर स्क्वायर प्लस ये जो एक्स सी है इसकी वैल्यू क्यों ना पुट करें, कौन सी भला, ये लिखी हुई है ये वाली, तो 1/ओमेगा सी उस सारे का स्क्वायर। ये है जी वी आर एम एस। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा है अभी इम्पीडेंस के नाम से, तो हमने अभी उसमें देखा था, हमने उसमें देखा कि इम्पीडेंस जी क्या होती है, होती है वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। तो चुनाचे ये जो अभी पीछे इक्वेशन आई थी, ये वी आर एम एस इजिकल टू आई आर एम एस इंटू ये सारी, तो यहाँ पे मैं अगर इस आई आर एम एस को इधर बटे में ले जाऊँ तो ज़रा देखें तो क्या बना, आई आर एम एस इधर आ गया, तो यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ आपके पास ये टाइम बचाने के लिए कुछ। चलिए ये अगला स्टेप होना था वैसे आपको पता है, बहरहाल आप वो यही स्टेप मैंने मिटा दिया है, तो अब आप रिवाइंड करके फिर देख लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़ी, या बुक पे भी है। तो ये क्या चीज़ है जी, यही तो है जी, यही तो है इम्पीडेंस। चलो चाहिए आगे चल के मैं इसको लिखने लगा हूँ। तो इम्पीडेंस का फार्मूला फिर हमें क्या हासिल हुआ, तो इम्पीडेंस का फार्मूला बना जी इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर, जिसको यूँ भी वैसे बाय द वे लिखा जा सकता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, यूँ भी लिखा जा सकता है, ये वही चीज़ है क्योंकि 1/ओमेगा सी हमें पता है एक्स सी है, तो यूँ लिख दें चाहे यूँ लिख दें एक ही बात है। ये है जी इम्पीडेंस का फार्मूला। और ये जो इम्पीडेंस का दोनों फार्मूले आए हैं, कोई इनको इक्वेशन को कोई नंबर शंबर बेशक दे लें, जो मेरे पास नंबर चल रहे थे उसके मुताबिक तो शायद ये इक्वेशन 2, 3 बनती है। बुक पे आपकी जो भी नंबरिंग अगर की है तो ठीक है, नहीं तो तब भी कोई नहीं, ये चल जाएगा। तो ये अब हमारे पास फार्मूला आ गया जी इम्पीडेंस का, और आप इस फार्मूले को देखते ही फ़ौरन पहचान गए कि ये भी तो वेक्टर एडिशन वाला ही फार्मूला है, ये भी वेक्टर एडिशन वाला ही है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ये है होल अंडर रूट, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। तो फिर यहाँ से एक चीज़ और मिली हमें, पता ये चला कि जिस तरह की ये थी वोल्टेज डायग्राम, उसी तरह की हम अब बना सकते हैं इम्पीडेंस डायग्राम, क्योंकि अभी आइडिया मिला कि इम्पीडेंस जो है वो भी बच्चों उसी तरह से वेक्टर एडिशन सजेस्ट कर रही है, ये वाली इक्वेशन कि वेक्टर एडिशन जैसे ही उसी की मैग्नीट्यूड जैसा फार्मूला है। तो फिर मैं अगर रेफरेंस ले लूँ रेजिस्टेंस को अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक्स सी को अलॉन्ग वाई एक्सिस, उससे लैगिंग बिहाइंड शो कर दिया। अगर आपने गौर किया हो तो ये रेजिस्टेंस असल में वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस की जगह पर आ गई, एक्स सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की जगह पे आ गई, जो अभी पीछे डायग्राम देखी थी आपने, वोल्टेज डायग्राम, वो जो वेक्टर डायग्राम थी। और जो इनका रिजल्टेंट है फिर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का, वो है जी। ये फार्मूला भी यही सजेस्ट कर रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों का ये वेक्टर सम से वो जी आया है जो दरमियान में है। और इसका यहाँ विद एक्स एक्सिस जो एंगल है इस जी का वो है थीटा। ये फेज़ एंगल है, ये फेज़ है जो करंट और वोल्टेज का आपस का कि कितने एंगल से वोल्टेज लैग कर रही है नेट वोल्टेज सर्किट की, नेट करंट को, वो एंगल थीटा है। और उस एंगल थीटा की तो अभी हमने इक्वेशन निकालनी है, उस एंगल थीटा की इक्वेशन निकालने की तरफ आते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो थीटा कैसे निकलेगा, तो वो थीटा बच्चों मैं अब निकालने लगा हूँ। वो एंगल थीटा होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी सी ओवर वी आर, वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट, जो इस डायग्राम का है, इस डायग्राम का। तो वी सी ओवर वी आर है,
इतनी इतनी कहलाती है इम्पीडेंस डायग्राम। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी ये थी, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इधर को वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर थी, इधर को रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज थी, और ये IRMS था। और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को ले लिया है रेफरेंस, उसकी जो वोल्टेज थी वो क्योंकि करंट के अलॉन्ग थी, और XC उधर ले लिया जिधर VC लिया था, और नेट रिजल्टेंट सर्किट की जो इम्पीडेंस है, रिजल्टेंट ऑपोजिशन जो सर्किट की है उधर ले ली जिधर रिजल्टेंट वोल्टेज थी। तो उसी तरह की ये फिगर बन गई। अच्छा, अब मैं इनकी इक्वेशन, इनकी वैल्यू भी रिपोर्ट करते हैं। tan इनवर्स VC क्या थी? वो थी बच्चों, VC पीछे भी देखा आपने, वो थी 1/ωc, या इसको आप कह सकते हैं अभी एक स्टेप और बढ़ा के IRMS XC, जबकि VR क्या थी? IRMS R। पिछले लेक्चर में यही सारा कुछ मौजूद है। IRMS या IRMS कैंसिल होगा तो थीटा होगा tan इनवर्स XC क्या है? 1/ωc, जबकि बटे में साथ R भी है, इंटू 1/R। फार्मूला बना थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/ωc/R। ये है जी फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट, मेजर्ड करंट या रिजल्टेंट करंट या नेट करंट, एंड द मेजर्ड वोल्टेज ऑफ द सर्किट। ये उनका फेज डिफरेंस है। ये जो सारी बातें हैं इसी तरतीब में अब आपके सामने, मैं उधर से किताब से भी देखने लगा हूँ, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और भी है जो बुक से ही देख लेते हैं कि ये जो हमने एंगल थीटा निकाला है, ये हमने इस डायग्राम के लिहाज से निकाला है। दोनों वोल्टेजेस की वैल्यू पुट की है यहाँ पे, थीटा निकला है। लेकिन हम देखने वाले हैं कि सेम आंसर आएगा अगर इस डायग्राम को यूज़ करें बजाय दो वोल्टेजेस पुट करने के। आप इस डायग्राम को देखें तो थीटा क्या होगा? tan इनवर्स y कंपोनेंट यानी XC डिवाइड बाई x कंपोनेंट यानी रेजिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस है। तो फिर ये तो वही आ जाना है XC/R, यानी वही 1/ωc इंटू 1/R, यानी वही सेम फार्मूला बनना है। ये बात मैं क्या कर रहा हूँ अभी मैं बुक से दिखाने लगा हूँ आपको। ये मेरे पास अब चलिए, ये आपके सामने पूरा लेक्चर है जी। सर्किट पहले दिखाया था, जल्दी से फिर से रिपीट कर दें। तो सर्किट में हमने क्या बयान किया था? हमने कहा था जी कि क्योंकि सीरीज़ में है R और C तो करंट सेम होगा, और एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के अक्रॉस, ये आपने देख लिया, IRMS इंटू R वोल्टेज उसकी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, और ऐसे ही कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज IRMS इंटू XC की वैल्यू 1/ωc पुट की। ये इक्वेशन आ गई थी। और फिर फेज़ रिलेशनशिप को हमने डिटेल से समझा है कि हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होती है वो इन फेज़ विद करंट होती है। करंट को ले लिया रेफरेंस, उसके साथ ही रेजिस्टेंस है, जबकि कैपेसिटर की वोल्टेज हम पीछे पढ़ चुके थे कि करंट को लैग करती है बाई 90 डिग्री, वो दिखा दी VC। और दोनों की रिजल्टेंट फिर जो है वो सर्किट की टोटल या मेजर्ड या सर्किट की इफेक्टिव वोल्टेज VRMS है जो इधर आएगी, दोनों का रिजल्टेंट, और उसकी फिर ये फार्मूला VRMS का वेक्टर एडिशन के मुताबिक, और उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। आपके सामने सारा सॉल्व किया, आपकी बुक पे भी ये सारा सॉल्व है आपके सामने। तो फिर ये सारे स्टेप्स आपके सामने 1/ωc होल स्क्वायर, और ये है जी VRMS/IRMS, इधर से जाके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो गया था जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। ये है इम्पीडेंस। तो फार्मूला फिर ये हमारे हाथ आया जो आप देख सकते हैं, ये वाला। ये नेट इम्पीडेंस है सर्किट की, जबकि ये नेट वोल्टेज है या इफेक्टिव वोल्टेज है सर्किट की। बस फिर ये मैग्नीट्यूड आ गई, और इस फार्मूले से ये सजेस्ट हुआ, पता चला कि ये भी तो वेक्टर एडिशन वाला ही है। इसका मतलब है जिस तरह वोल्टेजेस की वेक्टर एडिशन हो सकती है, उसी तरह सर्किट की जो ऑपोजिशंस हैं यानी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, उनकी भी वेक्टर एडिशन हो सकती है। और उनका रिजल्टेंट है जो सर्किट की टोटल ऑपोजिशन यानी इम्पीडेंस, वो भी वही एंगल थीटा बनाती है, इम्पीडेंस विद रेजिस्टेंस, जो कि सर्किट की इफेक्टिव वोल्टेज विद IRMS या विद VR बनाती है। तो वही थीटा एंगल इधर बनेगा। और थीटा के भी फार्मूला हमने सारा आपके सामने लिख दिया, आपके सामने ये सारे स्टेप्स हैं। मैं अब यही बातें आपके लिए उधर से भी पढ़ने लगा हूँ। मुख्तसरन तेज़ी से कंसिडर करें जी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर C है, इन सीरीज सर्किट में लगे हुए हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है। व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड देन द सेम करंट IRMS वुड फ्लो थ्रू ईच ऑफ देम। दोनों में से सेम करंट गुजरेगा क्योंकि दोनों सीरीज़ में है R और C। अब वोल्टेज के फार्मूले शुरू हो गए, वही सारे स्टेप्स आपके सामने उधर एक दफ़ा कर दिए, दोहरा भी दिए मैंने अभी इधर, और ये तहराई हो रही है आपकी इसी लेक्चर में। तो ये आपके सामने है जी, VR क्या है, VC क्या है, और XC का 1/ωc पुट कर दिया। और एज VRMS एंड IRMS आर इन फेज इन केस ऑफ रेजिस्टर, वाइल फॉर कैपेसिटर द वोल्टेज लैग्स द करंट बाई 90 डिग्री, सो द लाइन रिप्रेजेंटिंग द IRMS XC यानी जो VC है वो वाली लाइन इज़ ड्रॉन एट राइट एंगल टू द करंट लाइन। करंट इधर था, हर जगह RMS ज़रूर लिखना है, किताब पे कहीं कहीं मिस है तो आपने वो लिखना है, ये लाजमी है बच्चों, ये मैं कह रहा हूँ। IRMS नेट या रिजल्टेंट करंट या इफेक्टिव करंट सर्किट का, ये इसका वेक्टर है, ये भी दिखाया करें वेक्टर की सिंबल, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड की।
तो फिर अगले स्टेप्स बड़े सिंपल हैं जी। तो वेक्टर एडिशन की, वोल्टेज की VRMS निकली, IRMS इंटू दिस अंडर रूट, IRMS उधर जाके डिवाइड कर सकते हैं या फिर कहें दोनों के नीचे इधर भी IRMS डिवाइड कर दिया। तो Z जो है VRMS ओवर IRMS है, VRMS की ये सारी वैल्यू थी, IRMS में तो डिवाइड बाई IRMS कैंसिल IRMS, यूँ भी किया जा सकता है। ये इम्पीडेंस का फार्मूला निकला है, अभी निकाला हमने। दस फ्रॉम फिगर B द करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाई एंगल थीटा, और सच दैट थीटा कैसे निकालना है, ये स्टेप्स अभी सामने आपके किए हैं। वाई कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट, VC ओवर VR, VC की वैल्यू IRMS ओवर ओमेगा C है, जबकि VR की वैल्यू IRMS इंटू R, IRMS कैंसिल, 1 ओवर ओमेगा C इंटू 1 ओवर R, ये बना 1 ओवर ओमेगा C R, थीटा उधर tan इनवर्स उधर चला गया तो थीटा हुआ 1 ओवर ओमेगा C R। लेकिन कहता है वी कैन फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ RC सीरीज सर्किट बाई वेक्टर एडिशन। इम्पीडेंस भी वेक्टर एडिशन से हम निकाल सकते हैं। तो ये दूसरी वाली डायग्राम, ये थी वोल्टेज डायग्राम और ये है इम्पीडेंस डायग्राम। इसमें भी ये R वेक्टर है और ये Z वेक्टर है और ये XC वेक्टर है। तो कहता है द रेजिस्टेंस R इज रिप्रेजेंटेड बाई हॉरिजॉन्टल लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसी सिंबल में जिधर को करंट लिया था। द रिएक्टेंस XC इज शोन बाई लाइन लैगिंग, जो लैग बिहाइंड कर रही है रेजिस्टेंस की लाइन को बाई 90 डिग्री एज शोन इन फिगर। दस द इम्पीडेंस Z इज वेक्टर सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। और इसीलिए फिर आगे जाके उसने दिखाया कि दी एंगल विच द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इम्पीडेंस Z मेक्स विद द रेजिस्टेंस वेक्टर गिव्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। जो एंगल यहाँ बन रहा है VR वेक्टर या कि ये IRMS और VRMS का जो आपस का बन रहा है, वही एंगल रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का बनता है। तो हम अगर इनका एंगल आपस का निकाल लें तो हम कह सकते हैं कि यही है फेज डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ सर्किट एंड इफेक्टिव या रिजल्टेंट करंट ऑफ सर्किट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो इम्पीडेंस डायग्राम से हम थीटा निकाल सकते हैं वो वही होता है जो वोल्टेज का और करंट का आपस का एंगल थीटा है। तो आपने देख भी लिया कि वो आपके सामने करंट इज लीडिंग द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बाई एन एंगल। करंट जो है यहाँ लीड कर रहा है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, नहीं कहेंगे वोल्टेज VRMS, करंट IRMS सर्किट का जो है वो सर्किट की रिजल्टेंट वोल्टेज VRMS को एंगल थीटा से लीड कर रहा है, जिसका फार्मूला ये है वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। XC होता है 1 ओवर ओमेगा C ओवर R, तो 1 ओवर ओमेगा C R tan इनवर्स हो गया। ये पूरा टॉपिक में फिनिश हुआ। ये था AC थ्रू RC सीरीज सर्किट। बिल्कुल इन्हीं लाइनों पर बिल्कुल यही बातें, सारा कुछ यही अब है AC थ्रू RL सीरीज सर्किट। मैं इस इधर से जस्ट रीड करूंगा, पिछला लेक्चर रिपीट करके उसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये सारे उसी तरह के पॉइंट हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस दफ़ा R के साथ C की बजाय L है। सर्किट पहले तो हो गया कि जी कंसिडर रेजिस्टेंस R और इंडक्टर L आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये हो गया जी सर्किट। व्हेन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड देन द सेम करंट IRMS वुड फ्लो। ये सारी वही बातें हैं पिछले लेक्चर वाली। थ्रू ईच ऑफ देम, दोनों में से सेम करंट गुजरेगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि R और C जो हैं आर इन सीरीज। ठीक हो गया। द वोल्टेज, आगे वोल्टेजेस की इक्वेशंस हैं। वोल्टेज अक्रॉस R VR है, IRMS R। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL है, IRMS XL। इस दफ़ा VC की बजाय VL और उधर भी XC की बजाय XL। बाकी सारे वही स्टेप्स, वही सारी बातें हैं। एज VRMS एंड IRMS आर इन फेज, ये VRMS गलत लिखा है, एज VR सही कर लीजिएगा अपनी बुक पे। VR एंड IRMS आर इन फेज इन केस ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर के लिए ये वाली लाइन, ये VR की है, VR वेक्टर की है, जो कि IRMS इंटू R है। ये आपस में इन फेज है। उधर करंट दिखाया नहीं, ये दिखाना है आपने, दिखाना है करंट दिखाना है, IRMS भी दिखाना है, इधर ही है, ये दिखाना है आपने थोड़ा सा आगे और एरो बढ़ा के, जैसे पिछले टॉपिक में ये दिखाया था, ये वाला, ये एरो भी यहाँ लगाना था, ये वाला। तो VR और IRMS इन फेज है इन केस ऑफ रेजिस्टर। वाइल फॉर इंडक्टर द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। तो इस दफ़ा इधर को लिया करंट, तो इस दफ़ा VL ऊपर को आई है, VL वेक्टर जो आया है वो ऊपर को आया है। उसकी वजह पीछे आपने AC थ्रू इंडक्टर में देख लिया कि वोल्टेज लीड करती है करंट को बाय 90 डिग्री। और ये VRMS है। ये सारी एक आपने सही कर लीजिएगा सर्किट में अपने किताब पे, ये सारी। तो ये VRMS इधर को आएगी, दोनों का रिजल्टेंट। ये वही बातें हैं जैसे पीछे भी RC सर्किट में थी। तो इन केस ऑफ जबकि इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। तो फिर सो दी लाइन रिप्रेजेंटिंग IRMS XL, यानी कि वो जो VL वेक्टर है, इज एट राइट एंगल टू द करंट लाइन एज शोन इन फिगर B। तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हुई? अगले सारे ही आपके जाने पहचाने वैसे ही स्टेप्स हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ VC थी, यहाँ VL है, वहाँ XC थी, यहाँ XL है।
तो वहाँ एक्स सी थी, वो थी 1/ωc, जबकि एक्स एल हमें पता है ω_L है, पिछले लेक्चर में देख लिया था, उसकी वैल्यू जस्ट पुट कर दी। और उसी तरह IRMS² कॉमन बाहर निकाल लिया, तो ये उसी तरह इंपीडेंस है VRMS/IRMS, तो इस सारी VRMS की वैल्यू के नीचे IRMS कैंसिल, तो ये फार्मूला आया इंपीडेंस का। ये बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स हैं। इसी तरह थीटा भी है। तो 10 फ्रॉम फिगर बी द करंट, ये इसी फिगर बी से जो करंट पता चला कि लैग बिहाइंड करता है। इस दफ़ा वोल्टेज जो है सर्किट की, जो मेजर्ड वैल्यू या इफेक्टिव वोल्टेज VRMS है, वो सर्किट के इफेक्टिव करंट यानी IRMS को लीड कर रही है बाय एन एंगल थीटा। याद रहे IRMS जो सर्किट का रिजल्टेंट जो नेट करंट है, VL यानी इंडक्टर की वोल्टेज तो उसको लीड कर रही है बाय 90 डिग्री, लेकिन जो दोनों वोल्टेजेस का रिजल्टेंट है VRMS जो सर्किट की इफेक्टिव वोल्टेज है, वो इफेक्टिव करंट को थीटा एंगल से लीड कर रही है, विच इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला। Y कंपोनेंट यानी VL ओवर X कंपोनेंट वोल्टेज का यानी VR, उनकी वैल्यूज पुट की, आपके जाने पहचाने स्टेप्स हैं। ये फार्मूला निकला IRMS कैंसिल ω_L ओवर R, ये है थीटा का फार्मूला इस केस में। जबकि RC सर्किट के केस में tan इनवर्स 1/ωcR था, यहाँ RL के केस में थीटा है tan इनवर्स ω_L ओवर R। वी कैन फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ RL सीरीज सर्किट बाय वेक्टर एडिशन। इम्पीडेंस भी ये वेक्टर एडिशन से हम मालूम कर सकते हैं, यानी वो थी वोल्टेज डायग्राम और ये कहलाती है इम्पीडेंस डायग्राम। यहाँ उसी तरह से रेजिस्टेंस ली अलॉन्ग एक्स एक्सिस रेफरेंस के तौर पर, तो XL उसी तरफ को आई जिधर को VL वेक्टर आया था, जैसे पिछले टॉपिक में जिधर को VC हुआ था उधर को XC लिया था, तो उसी तरह की बातें हैं। और दरमियान में इनकी Z आ गई है दोनों का रिजल्टेंट, और थीटा वही एंगल जैसे यहाँ था, तो वही वो कह रहा है। The resistance R represented by horizontal line in the direction of current, जबकि reactance XL is shown by the line leading resistance by 90 degree. Thus the impedance Z is the vector sum of resistance and reactance. और उसका भी एंगल थीटा उसी तरह से, the angle which the line representing the impedance Z makes with R gives the phase difference between voltage and current. जो इम्पीडेंस का एंगल है विद रेजिस्टेंस वो वही है तो ये इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस का आपस का एंगल, लेकिन यही देता है सर्किट की इफेक्टिव यानी RMS वोल्टेज और सर्किट का इफेक्टिव करंट यानी IRMS करंट, उनका आपस का फेज डिफरेंस। तो जितने एंगल से इम्पीडेंस लीड करती है रेजिस्टेंस को इस सर्किट में, RL सर्किट में, उतने ही एंगल से सर्किट की नेट वोल्टेज लीड करती है सर्किट के नेट करंट को, वही वो बताया है। करंट इज लैगिंग द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, करंट इज लैगिंग द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर नहीं, करंट इज लैगिंग द वोल्टेज VRMS सर्किट की नेट वोल्टेज को बाय एन एंगल, वो फार्मूला वही इस डायग्राम के लिहाज से Y कंपोनेंट ओवर X कंपोनेंट XL ओवर R, और वही XL ω_L है ओवर R। ये वही फार्मूला है जो वोल्टेजेस की रेशो के तौर पर भी tan थीटा का निकला था, ये वही आया है सेम। इसीलिए कह रहे हैं कि जो फेज़ डिफरेंस होता है बिटवीन इम्पीडेंस एंड रेजिस्टेंस, वही फेज़ डिफरेंस होता है सर्किट की नेट वोल्टेज और नेट करंट का, यानी VRMS का और IRMS का। ये वही स्टेप सारे रिपीट हो गए जी। आज का टॉपिक ये आपका फिनिश हुआ, जिसमें हमने RC सीरीज सर्किट और उन्हीं लाइनों पर वैसी ही बातें RL सीरीज सर्किट की पढ़ी हैं। थैंक यू।